तो उस गैंगटॉक में ये एक यूनिवर्सिटी है, सिक्किम यूनिवर्सिटी ऑफ सिक्किम बोलते हैं क्या? सिक्किम यूनिवर्सिटी। तो सिक्किम यूनिवर्सिटी में ये पिछले 9 साल से वहाँ पे संगीत के असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो संतोष उस समय से हम लोग से जुड़े हुए हैं, जब शिल्पायन बना भी नहीं था तब से बात है। फिर धीरे धीरे शिल्पायन कैसे एक एक ईंट रखता हुआ आगे बढ़ा, संतोष का पूरी तरह से साक्षी रहा है और बहुत पुराने ज़माने से हम लोग का एसोसिएशन रहा है। तो आज वो हमारे बीच में आया है, अपनी पत्नी और बेटा भी लाया, बेटे को नहीं लाया? क्यों आ जाता हूँ? अच्छा, कोई बात नहीं। तो हम संतोष को यहाँ थोड़ी देर के लिए बुलाना चाहते हैं, तुम लोगों से परिचय कराने। और इसके ना केवल एक है कि हाँ, ये तो एक बड़ी बात है कि यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो निश्चित है कि नेट जीआरएफ भी निकाला ही होगा। तो नेट जीआरएफ तो ऐसे ही निकाल लेता था चुटकी बजाते हुए, लगातार वर्षों में उसने निकाला। पहले साल में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, उसका कुछ प्रॉब्लम था, खैर वो एक वजह थी, लेकिन वो उसका मार्क्स तो जीआरएफ से ऊपर ही रहता है। और साथ में ये कंप्यूटर में मास्टर्स डिग्री भी ऑलरेडी है इसके पास। और साथ ही साथ म्यूजिक में तो होगा ही, नहीं तो म्यूजिक के प्रोफेसर कैसे बनते। पीएचडी भी किया, और इससे पीएचडी का इतना ज़बरदस्त वॉल्यूम, इसका काम का जो वॉल्यूम था वो इतना ज़बरदस्त था कि वहाँ पे मैं मौजूद था, प्री सबमिशन हो रहा था। तो कई और बांसुरी वादक है बनारस में, कई सारे लोग हैं, तो कई लोग पीछे बैठे थे, तो सब लोग सोचा कि अब आप लोग बोलिए। तो एक ने उठ के कहा कि संतोष भैया सारा काम आप ही कर लिए, हम लोग के लिए कुछ अब छोड़े ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, आप तो सब कुछ उसमें कर चुके हैं। क्योंकि वो इतना ज़बरदस्त वॉल्यूम था उस काम में। और साथ ही साथ किताबें इन्होंने लिखी, 2 किताब अब तक आ चुकी है, तीसरे की तैयारी कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इनको अभी यूजीसी से मिला है, जो कि 20 लाख रुपए का है। उस प्रोजेक्ट को ये अंजाम देंगे, उसके वो उस प्रोजेक्ट का पूरा ओवरऑल खर्चा जो है वो 20 लाख रुपए का है। उसको यूजीसी ने इनको दिया है उस प्रोजेक्ट को करने के लिए। तभी हमारे पास आए थे, तो ये सब सारी बातचीत हुई। तो ना केवल असिस्टेंट प्रोफेसर तो बहुत सारे होते हैं, कौन कहाँ है, बनारस में भी पता नहीं क्या 1-8 दर्जन लोग होंगे, लेकिन उनके बारे में लोग जानते नहीं हैं। ये उस फील्ड में अपनी एक बहुत अलग पहचान भी रखते हैं, क्योंकि हमेशा सतत कुछ न कुछ अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। तो अभी इनके और सारे कई प्रोजेक्ट, रिसर्च वगैरह वगैरह चल रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि संगीत में भी जो स्कोप है उसको भी आज के बच्चे लोग समझें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारा स्कोप कंप्यूटर में और उसमें आ चुका है। अभी कल मैं एक वीडियो देख रहा था, आप लोग भी वो चैनल कभी कभी देखते होंगे यूट्यूब में, एक देशभक्त करके एक तो आता है, वो एक यूट्यूबर है भक्त बनर्जी। कल उसने एआई पर बात की। एआई जानते हैं आप लोग, सारे ज्यादातर लोग जानते ही हैं, आर्टिफिशियल। अब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो किस तरह से ह्यूमैनिटी को मात देने पर तुला हुआ है। और एलन मस्क से लेकर के जिसने इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वो किया, साइंटिस्ट ने, हिंटन ने क्या नाम बताया, हम नाम भूल रहे हैं। तो वो उन लोगों ने, सारे लोगों ने जो बनाया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, वो कह रहा है कि मैं खुद बहुत परेशान हूँ कि मैंने ये क्या कर दिया है। और क्योंकि मेरे चलते, एलन मस्क का कहना है कि न्यूक्लियर वॉर लग जाए, परमाणु युद्ध छिड़ जाए, उससे कहीं ज्यादा बड़ा खतरा ह्यूमैनिटी के सामने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के। वो लोग बहुत ही वर्ल्ड के मोस्ट सक्सेसफुल टॉप मोस्ट वो है, सुंदर पिचाई वगैरह सारे लोग बोल रहे थे। जानते पिचाई कौन है? गूगल का सीईओ है ना, हाँ, उसको भी सब जानते हैं, भारत का आदमी है, भाई जानना चाहिए। तो इस तरह सारे लोगों ने बताया है कि किस प्रकार जो आज की जो शिक्षा है, टेक्नोलॉजी है, जिसको लोग कहते हैं कि हमारे बेटा आजकल आईआईटी में है, उसमें हो गया सिलेक्शन, कंप्यूटर में है, वो कल कितना बड़ा बेरोजगार होगा उसके बारे में इन लोगों ने अंदाजा देना शुरू कर दिया है। लेकिन पता नहीं एआई अभी तक संगीत उत्पन्न कर पाया है कि नहीं, पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि कर दिया।
अरे छोड़ो, अभी शास्त्रीय संगीत कराना आएगा ना तो उसको यहाँ पे अभी यहाँ यहाँ रोबोट को बैठा के अभी 20 साल सीखना पड़ेगा उसको। अभी जाओ काम करो। वो म्यूजिक है ना, वो छोड़ो, वो तो सब बना लेते, वो तो मशीन अपने आप बना देती है। वो तो अगर 3 शब्द दे दिया जाए उसको, आई हेट यू, इतना बोलते हो आई हेट यू, हार्ट यू अगर म्यूजिक बना सकते। लव यू नहीं बोल रहा है, नहीं खुश हो जाओगे तुम लोग। तो वो तो ठीक है, वो सब जो अनबन म्यूजिक बना लेता है। शास्त्रीय संगीत बनाना होगा तो 20 साल रोबोट को यहाँ बैठ के सीखना पड़ेगा, उसके बाद शायद कर ले। अभी तो ये स्थिति है कि कोई भी ऐसा ऐप नहीं बना जो हमारा राग पहचान के बता दे कि ये भैरवी है। जरा बताना वो ऐप किसने देखा है? गाना पकड़ लेते हैं, जैसे मान लो किसी ने ये बांसुरी संतोष ने बजाया और उसे बीच में कोई एक धुन फिल्म का लगा दिया, फिल्म संगीत का, तो उसमें कॉपीराइट क्लेम आ जाता है यूट्यूब पे। तेरा किसको ये सब चीजें मालूम है? क्योंकि उसने वो धुन बजाई है। शाहिद परवेज वहाँ पे आए थे, उन्होंने सितार बजाते रहते, पीछे पीलू में उन्होंने पॉपुलर गाना मोहे पनघट में, अरे वाह कौन बोला भाई? अच्छा, मोहे पनघट पे नंदलाल उन्होंने बजा करके दिखा दिया। तो वो वीडियो जो हम ऐसे ही कर रहे थे, मैंने अपने चैनल में डाल दिया। वो जब प्रोसेस करके आया तो देखा कॉपीराइट क्लेम। हमने कहा है शाहिद परवेज का कॉपीराइट क्लेम था ध्यान में। अच्छा नंदलाल पनघट पे नंदलाल ले गए, सारा गड़बड़ कर गए। वो सब तो पकड़ लेंगे, लेकिन किसी को जैसा वो ऐप बताना जिसमें हम ये भैरवी का शुद्ध रे किसमें लगा है, सिंधु भैरवी से क्या फर्क है बतावे। अभी फर्क बहुत समय है। तो मेरे कहने का मतलब है कि संगीत अभी भी जिंदा रहेगा, वो ह्यूमैनिटी में जिंदा रहेगा। इस बात को अब समझ जाओ लोग। तो इसलिए हम थोड़ा संतुष्टि चाहते हैं कि वो 2 शब्द हमारे कल के जो कर्णधार है संगीत के, जिन्होंने संगीत को अपना जीवन बनाया हुआ है, ऐसे लोगों के सामने अपनी 2 बातें रखें और इसलिए हम तुमको यहाँ आमंत्रित करते हैं। ये सम्मान भी है, ये आशीर्वाद भी है। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ जो आज की ये जो संगीत के क्षेत्र में संतोष को क्या समझ में आ रहा है, क्योंकि इसने भी इतने सारे विद्यार्थियों को वहाँ पे रिसर्च करवा रहा है, उनको रिसोर्स दे रहा है, रिसर्च करने के लिए सारी चीज़ें कर रहा है, एक्टिवली कर रहा है। तो वो 2-4 शब्दों में थोड़ा बोल दे, फिर मैं भैरवी का आगे भजन सिखाऊंगा। थैंक यू गुरु जी। गुरु जी के सामने बोल पाना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। ये सम्मान देने के लिए गुरु जी का धन्यवाद। मैं धन्यवाद कह सब बहुत छोटा है, मैं तो तिनके के समान हूँ, कण भी नहीं हूँ गुरु जी के सामने। पर गुरु जी ने इतना बताया मेरे बारे में, आज भी मुझे याद आता है कि गुरु जी से मेरा पहला दर्शन लगभग अभी से 15-16 साल से ज़्यादा नहीं होगा। 2006, 5 या 6 में गुरु जी बोकारो आए थे एक कार्यक्रम में। शुभंकर भी आया था साथ में, बहुत छोटा था शुभंकर उस समय। तो इसके पहले भी मैं संगीत सीखता था, बांसुरी नहीं सीखता था, बजाता था जी। पंडित चेतन जोशी मेरे गुरु जी हैं, बांसुरी वादक पहले गुरु जी, तो वहीं सीखता था मैं उनके पास। मैं एक दिन गुरु जी की सेवा में लगा था, मतलब गुरु जी ने कहा था कि ऐसे ऐसे एक आ रहे हैं कलाकार, उनका कहाँ रहेंगे कैसे रहेंगे तो तुम देखते रहना। अभी आप लोग भी बहुत सारे लोग करते होंगे ये चीज़ अभी, तो ये परंपरा में हमने भी वहाँ पे करते, हम भी वहाँ करते थे। तो गुरु जी के पास जब गए तो उस समय शुभंकर को वो सिखा रहे थे। अभी एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, इसमें तो झिंझोटी सिखा रहे थे, अच्छा से याद आ रहा है मुझे।
तो जिस प्रकार से वो सिखा रहे थे और शुभंकर जिस प्रकार से वो गाता, बहुत छोटा था उसमें शुभंकर, तो मुझे लगा कि संगीत ऐसे सिखाया जाता है, तो मेरे कल्पना के वो परे था, क्योंकि मैंने इसके पहले कभी इस तरह से संगीत नहीं सीखा था। चेतन गुरु जी काफी व्यस्त रहते थे उस समय भी, उनकी काफी ड्यूटी होती थी, जितना समय मिलता था उनसे वो दे पाता था मैं, पर इस प्रकार से तो तब से ही मेरे ध्यान में था। उस समय मैं ग्रेजुएशन कर चुका था, मास्टर्स में था साइंस से, जैसा गुरु जी ने बताया कंप्यूटर साइंस। तो फिर लगा कि गुरु जी के पास कैसे जा सकते हैं, और बनारस आना, यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल था। तो उस समय तो नहीं हुआ, और उसी साल फिर मैं कोलकाता चला गया, एक कंपनी में एमएनसी था, उसमें काम करने के लिए आफ्टर मास्टर्स। तो इंटरनेट पे मैं जुड़ा रहता था, तो पहली बार इंटरनेट का फायदा भी है उस समय, उस जमाने में 2005-6 की बात था। तो उस समय मुझे से पता चला कि पहली बार कि बीएचयू में भी संगीत की पढ़ाई होती है। तो भाई थोड़ा सा कंप्यूटर कैसे जाना आना है वो दिमाग में बैठा हुआ था, तो वो सेट किया मैंने कि अगर मैं बनारस पहुंच गया सीखने के लिए, मतलब बीएचयू चला गया अगर, तो गुरुजी के पास तो पहुंच ही सकता हूँ, वहाँ पे आसान हो जाएगा मेरे लिए जाना वहाँ पे, क्योंकि आप जॉब कर रहे हैं, जॉब छोड़ करके बनारस सीखने जाना, पेरेंट्स को कन्विंस करना, सोसाइटी को बताना बहुत मुश्किल है। दैट्स नॉट पॉसिबल, एक्चुअली इम्पॉसिबल। क्योंकि कुछ ना कुछ तरीका तो हर व्यक्ति करता है, आप लोग भी कुछ ना कुछ आइडियाज लगाते हैं अपने लाइफ में कैसे आगे बढ़े। तो मुझे ये समझ में आया, मेरे एक मित्र हैं, सीनियर भी हैं मुझसे, पर सीनियर भी है, कभी याद है, उनके साथ मैं बनारस आ गया, गुरु जी से मिला। तो उस समय गुरु जी ने तुरंत कुछ नहीं कहा, ठीक है थे, मतलब इस प्रकार से, लेकिन गुरु जी ने मुझे अपने शरण में लिया, और आज जो कुछ भी हूँ गुरु जी का आशीर्वाद है, मैं यहाँ हूँ। एक दो बातें और बताना चाहूँगा कि संगीत या गुरु जो भी मिला दीजिए। संगीत आज का समय, डेटा के बारे में कुछ नहीं पता है, इंफॉर्मेशन डेटा जो डेटा है, ज्ञान, बोलते हैं ना कि गुरु के पास बहुत ज्ञान होता है, उस गुरु के पास चाहिए सीखने के लिए। गूगल से ज्यादा ज्ञान किसी के पास नहीं है। कोई भी राग आप टाइप कीजिए, आरोह अवरोह पकर, गाना देख लो, आ ही जाता है उसके अंदर, सब मिल जाएगा आपको। तो ज्ञान तो होता है गुरुओं के पास, सिर्फ डेटा तो बहुत जगह मिल जाएगा, लेकिन उन डेटा को कैसे इंफॉर्मेशन बनाया जाए और उस इंफॉर्मेशन को कैसे इम्प्लीमेंट करके आप उसको अपने अनुसार प्रयोग कैसे करेंगे, ये गुरु ही बता सकता है। और यही चीज मुझे उस समय मैं ढूंढ रहा था, और गुरु जी ने वो रास्ता मुझे दिखाया कि ये नहीं, यहाँ नहीं, ऐसे। अभी मैं महसूस कर रहा था, क्योंकि बहुत दिनों से गुरु जी से क्लास नहीं हो पा रही है मेरी व्यवस्था, मैं महसूस कर रहा था कि जैसे आप लोग कैसे स्वरों का उतार चढ़ाव बता रहे थे गुरु जी, ऐसे ही हमने भी सिखा रहे उस समय भी। तो आप लोग भी मेरी तरह, आप लोग भी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, गुरु जी का सानिध्य आप लोगों को मिला है। दूसरा, संगीत और रिसर्च। तो गुरु का काम मैंने जैसे बताया सिर्फ ज्ञान देना नहीं है, ज्ञान तो कहीं मिल जाएगा। गुरु एक फैसिलिटेटर होता है, जो आपको एक ऐसा वातावरण निर्माण करके देता है कि आपकी जो भावनाएं हैं वो पल्लवित होती हैं, पुष्पित होती हैं। क्योंकि आप जो राग गाएंगे वो आपका राग होगा, गुरु जी का नहीं है वो। मैं जिस प्रकार से बांसुरी बजा रहा हूँ उसकी अच्छाइयां गुरु जी की हैं, लेकिन वो जो मैं बजा रहा हूँ वो गुरु जी के आशीर्वाद से मेरे अंदर से पुष्पित पल्लवित हुई है। तो ये जो ज्ञान है, उस ज्ञान को कैसे प्रभावित करना, कैसे आगे बढ़ाना, ये नहीं कि बस बोझ लगा दिया एक साथ, बहुत सारा चीज ले लिया और उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो किस प्रकार से वो। दूसरा, जब मैं यहाँ आया तो पहली क्लास या दूसरी क्लास में ही जब गुरु जी ने मेरा बैकग्राउंड देखा तो उन्होंने कहा, पहली बार में मैंने सुना भी नहीं था तब तक, तुम नेट JRF कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो। ये पहला या दूसरा क्लास था, मुझे पता भी नहीं था उसके बारे में कि सब क्या होता है, मैं तो सीखने आया था।
मुझे संगीत सीखना है, 1-2 साल सीखेंगे। और यहाँ पर लिटिल फ्लावर हाउस स्कूल अभी भी है, उसमें कंप्यूटर के पीजीटी में मैंने यहाँ पर भी ज्वाइन कर लिया है आफ्टर 3-4 मंथ्स। यहाँ भी काम मिल गया था मुझे। तो सुबह में 6 बजे स्कूल वापस आना, फिर गुरु जी के सामने क्लास, यहाँ पे 1-2 क्लास हफ्ता में होता था, बाकी BHU जाना जो होता था। तो इस प्रकार से जो है, किस प्रकार से इन सभी चीजों को जोड़ करके अपने टैलेंट को कैसे निखारना, रास्ता गुरु जी ने दिखाया। और उन्हीं के आशीर्वाद से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैं JRF करेक्ट मैंने किया। और तुरंत उसके पहले, रिजल्ट आने के पहले ही यहाँ एक क्रेट भी होता है यूनिवर्सिटी का, क्रेट भी मैंने पहले, नेट का रिजल्ट नहीं आया था उसके पहले मैं क्रेट में हो चुका था। एडमिशन हो गई, फिर 2-3 साल क्रेट का भी फेलोशिप मिला, फिर 2-3 महीने उसके बाद फिर JRF भी शुरू हो गया। और विद इन 3 to 4 years तब तक मेरा काम भी खत्म होने वाला था, और फिर गुरु जी का आशीर्वाद लगा और मैं जॉब में भी आ गया। तो ये जो पूरा जो ये घटनाक्रम है, ये ऐसे ही नहीं है। उसके पीछे जो मैंने कहा कि गुरु वो होता है, ज्ञान सब जगह है, लेकिन जो फैसिलिटेटर ऐसा होता है। अब यहीं पर बहुत सारा काम, जैसे शिल्पायन उस समय बढ़ रहा था, छोटी छोटी चीजें, मैगजीन्स निकालना, पहली बार संगीत में कैसे लिखना है मैंने शुरुआत करी, गुरु जी के बारे में कुछ लिखा, थोड़ा सा कुछ शिल्पायन के बारे में लिखा, तो छोटा सा एक मैगजीन, पता नहीं अभी चलती आती है कि नहीं मैगजीन, पहले वो एक मैगजीन छोटी सी, वो हम लोग खुद ही बनाते थे, उसको प्रिंट करते थे, स्टैपल करके खुद से स्टैक करते थे। और प्राप्ति वगैरह बहुत सारे बच्चे छोटे थे उस समय, शिल्पायन टाइम्स, तो वो उसका उसको करना। फिर कुछ दिनों के बाद गुरु जी का आइडिया मिला, कुछ बुक करते हैं, तो एक किताब किया मैंने, शिल्पायन का किताब किया, तो शिल्पायन लेखमाला फर्स्ट बुक थी वो। तो इस प्रकार से सिर्फ संगीत नहीं सीखा मैंने, जो मैंने शुरुआत से कहा कि जो गुरु का काम है कि किस प्रकार से वो फैसिलिटेट करते हैं हर चीज। गुरुजी आपके पास बैठ कर कराएंगे नहीं, ऐसी फैसिलिटी और एक ऐसा ऑरा जो गुरु का होता है वो आपके साथ चलता है, आप जहां भी जाते हैं वो ऑरा ऐसा काम करता है कि आप कठिन से कठिन चीजों को भी गुरुजी को ध्यान में रखते हुए आप कर ले जाते हैं। आज के समय में मैं काफी दिन हो जाता है गुरुजी से क्लास नहीं कर पाता हूँ, फिर भी जब ऐसी कठिनाई होती है तो गुरुजी को बस ध्यान करता हूँ, रास्ता निकल जाता है, अपने आप रास्ता निकल जाता है और फिर काम बन जाता है। और लोग वहां पर देखते हैं, लोग तालियां बजा रहे हैं, कोई फोन कर रहा है, अरे तुमने इतना अच्छा बोला, तुमने इतना अच्छा बजाया, या तुम्हारा रिसर्च तो इतना बढ़िया है। मेरे अंडर अभी 5 स्टूडेंट अभी PhD कर रहे हैं ऑलरेडी, एक MPhil है और 4 PhD है, एक का PhD हो चुका है, एक सबमिट करने वाली है। गुरु जी ने कहा प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट को लेकर के मैं ये कहूँगा और पढ़ाई को लेकर के भी कि 2 तरह की बातें होती हैं। 5 मिनट बोल सकते, 2 बातें होती हैं जो मैंने अनुभव किया। मैं साइंस बैकग्राउंड से था, फिर म्यूजिक में हुआ, बहुत आसान नहीं होता है सिंपली लोगों को समझाना। अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बहुत कुछ इसके बारे में कर रही है और बहुत ओपन कर रही है इसको, ये तो हम लोग पढ़ रहे हैं, सेमिनार्स में कर रहे हैं, हम लोग इम्प्लीमेंट भी करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज डिफरेंट। लेकिन डे टू डे लाइफ में जब आप 12th देते हो या 10th के बाद सबका फोकस होता है क्या IIT करना है या फिर नीट की तैयारी करनी, बड़ी दौड़ जाना है ना, इस तरह से दिमाग में सबका लगा रहता है। पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सिर्फ प्रेशर से कि मुझे ये करना है, क्योंकि मुझे साइंस पढ़ेंगे तो फिर मुझे लगेगा कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा ब्राइट स्टूडेंट हूँ, पापा को भी बहुत खुशी मिलेगी, फैमिली वाले भी बहुत खुश हो जाएंगे कि ब्राइट है। होते हो भी सकते हैं बच्चे ब्राइट, मैं नहीं कह रहा कि बच्चे ब्राइट नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको संगीत करना है तो संगीत में ही अगर आप पढ़ाई करके आगे बढ़ेंगे तो आपका जो हॉबी है वही पढ़ाई है। और इंटरडिसिप्लिनरी जो रिसर्च होते हैं ना, उसमें वो सब कुछ मुझे काम आ रहा है जो मैंने कंप्यूटर साइंस में या लाइफ साइंसेस में जो चीजें पढ़ी हैं। आज जो मैं काम कर रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट के जितने सारे विंड इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको रिक्रिएट कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे सोशल ट्राइब्स हैं जिनके विंड इंस्ट्रूमेंट्स अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लैंग्वेजिंग है, अब उनको रिकंस्ट्रक्ट करना, ये भी तो सोसाइटी का ही तो काम है। तो ये सब काम कैसे, ये आइडियाज मेरे पास कैसे आ रहे हैं?
वो उसका ही परिणाम है कि मैं उधर से पढ़ के आया, तो ये सारी चीजें आइडियाज मेरे पास है। तो इन सभी आइडियाज जो आपके आसपास होते हैं, इसको कैसे एक साथ करना, ये मैंने गुरुजी से ही सीखा। उनके मार्गदर्शन में रह कर ही ये सारी आइडियाज मुझे हैं। तो मेरा कहना है कि अगर आप साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं और साइंस में आगे बढ़ना चाहते हैं, बढ़िए। लेकिन संगीत तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। गुरुजी भी तो कहीं म्यूजिक की पढ़ाई तो कभी गुरुजी ने भी नहीं किया है, जहाँ तक मुझे पता है। गुरुजी भी साइंस के स्टूडेंट रहे हैं और उनका जो कार्य क्षेत्र था वो भी दूसरा था, तो वहाँ से रिटायर करके गुरुजी फुल टाइम यहाँ पे हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि म्यूजिक में ही करना जो आवश्यक नहीं होता। अगर आप साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, वो करिए, पर म्यूजिक भी फुल टाइम कर सकते हैं। ठीक है, इसका उल्टा, अगर आपको साइंस में रुचि नहीं है तो संगीत की पढ़ाई करके भी आप एक्सेल कर सकते हैं। दोनों ही चीजें हैं, दोनों को कंबाइन भी कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन दोनों को कैसे कंबाइन करेंगे और कैसे इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। और डेफिनेटली गुरुजी का सानिध्य और ये जो मैं ऑरा की बात कर रहा था, ये जो वातावरण, ये जो फैसिलिटेटर होने की बात कह रहा था, वो तो शिल्पायन में आप लोगों को मिल ही रहा होगा, मुझे तो पूरा विश्वास है। तो इसका पूरा उपयोग करिए। आशा है कि आने वाले दिनों में आप लोगों में से ही बहुत सारे अच्छे रिसर्चर जो संगीत के क्षेत्र में काम करेंगे, प्रोफेसर्स और स्कॉलर्स निकल के आएंगे, ये मेरी आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद। डिप्रिसिएशन होता जा रहा है सबका। संतोष के सबके लिए मिठाई लाए, हम यहीं से बंटवा दे रहे हैं, सब लोग खा लेते हैं।